बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। दादा जिस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 अप्रैल साल 2019, इस्लामी कैलेंडर पर आज 17 शबानुल मौज़म 1440 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज बैसाख की 9 तारीख साल 2076 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ, ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। हाय 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 हाय। क्या बात दादाजी? हुण कोई बहारा नहीं, हाय बहारा हुंदियां सन साडे दौर विच। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सामीन इकराम, आज जो है वो जाहिर है कि हमने जब पिछले 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे तो वो लम्हा था जब असद साहब जो हैं, असद उमर साहब जो है वो रिजाइन कर चुके हुए थे और जा चुके हुए थे। रफ़ीक शेख साहब अभी पाकिस्तान पहुंचे नहीं थे, अगरचे हमें ये बताया जा रहा था कि उनकी मुलाकात इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान से जारी है। लेकिन बाद में हमने नशर इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में तमाम तर टेक्निकलिटीज़ ने यह साबित किया कि वो पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं थे। ठीक है, उनको पहुंचे बगैर ही हमने फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया था, तो इसलिए हमने उसके ऊपर बात करने से एतराज किया। बहरहाल दादा पोता शो इकोनॉमी का प्रोग्राम है, तो नवे इकोनॉमिक मास्टर आ चुके हैं तो उनके हवाले से बात भी होगी और आपसे इंशाल्लाह अब हम उनका तवा लगाया करेंगे। पाकिस्तान की मईशत ऐसे ही है ना जी, जो भी इसको संभालने की कोशिश करेगा उसको छितर ही पड़ेंगे। तो खैर वो आ गए हैं। हफीज शेख साहब जो है ना, उनके ऊपर बैकलॉग बहुत ज्यादा है। बैकलॉग आप समझते हैं क्या मतलब? इसका तशरीह भी बताएं थोड़ी सी। बैकलॉग से मतलब है कि उनकी जो तारुफ है वो कोई मुनासिब नहीं है। ठीक है, खान साहब ने तारुफ करवाया था। उनके जो कोलीग जो हैं वो उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। ठीक है, वो सिल्क रूट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनी थी, वो इंडिया का कौन सा है IT हब? नोएडा की बात कर रहे हैं शायद। इंडिया का नोएडा कहाँ से आ गया? चेन्नई है इंडिया का जो है IT हब, वहां पे बारल बनी थी यार। अच्छा। और उसमें मौसूफ पार्टनर थे और फिर उस कंपनी का नाम बदल दिया गया, तो पार्टनर वो आज की डेट में भी है वहां पे,
लेकिन उस कंपनी को फिर उसके ऑफिस मुख्तलिफ ममालिक में खुले तो आप अमेरिका वाला ऑफिस लो का। लेकिन दादाजी हमारे लोगों को जो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं, ये नज़र नहीं आता कि आईटी हब जो इंडिया का है वहाँ पे बनने वाली एक कंपनी में बेंगलोर है, सिलिकॉन वैली वगैरह क्या बात? बेंगलोर में नहीं। देखो बात सुनो, उनके लिए दादा ही काफ़ी है, उस दादे पे नज़र रखनी होती है। ये एंटी पाकिस्तान है, ठीक है। बाकी इस तरह के जो लोग होते हैं वो सारे एनओसी के बगैर ही काम। लेकिन दादाजी जो आपकी वीडियोस हैं रजीनामा की, उनके नीचे आके इंडियंस जो आपको गालियां निकाल रहे हैं वो क्या? जर्नलिस्ट की तो ये किस्मत में लिखा गया ना कि उसने क्रॉस फायर में मारे जाना होता है। बड़ा जवाब दिया है। जर्नलिस्ट की किस्मत ही यही होती है। जर्नलिस्ट पे अगर कोई एक पार्टी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दे, अगर पीटीआई उसको हीरो कहना शुरू कर दे, तो वो फिर जर्नलिस्ट तो ना हुआ, वो तो व्हाट्सएपिया हुआ ना। क्या लफ्ज है? व्हाट्सएपिया। वो तो व्हाट्सएपिया हुआ ना। उसकी औकात क्या हुई? बेचारा एक लफ्ज अपने पास से नहीं बोल सकता। यानी अंदाजा करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी होने के दावेदार जो हैं साहब, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई थी गिरफ्तारी के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मबलग औकात हजूर की इतनी है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आता है उन्होंने भी अजीजी के हमसायों ने भी, सबने एक ही मैसेज किया होता। आगे ट्वीट के ऊपर रीट्वीट। मैं खैर ट्विटर पे नहीं हूँ और मेरा कोई इरादा भी नहीं है ट्विटर पे वापस आने का। इन्हें खले खाने के बाद अब ट्विटर की कोई कसर। लेकिन मैं शदीद मुखालिफ हूँ आपका ट्विटर पे वापस ना आने का। करते रहे ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ और जो भी मेरे नाम से व्हाट्सएप के ऊपर है, ट्विटर पे है, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए पार्टी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, कोई नल गाल ना कार बना ऐसी वैसी जिसके बाद फिर मुझे कहें कि जी असी फड़े गए या तो सानू छुड़वाओ। है अपना हफीज शेख साहब वो उसमें हैं और ये बहुत बड़ा बैकलॉग है और हमेशा उनके ऊपर तलवार लटकती रहेगी। किसी भी वक्त किसी के जरिए भी ये मामला जो है खुलवा के हफीज शेख साहब की चितरौल की जा सकती है और खुदा ना खास्ता मेरी जुबान सच्ची साबित ना हो, की जाएगी। यानी वो वीक फुटिंग्स में है। वीक फुटिंग पे होंगे, काफी वीक फुटिंग। आइंदा इस रियासत में किसी ने किसी को इंडिया या मोदी का यार कहना, मैंने उसका एतबार नहीं करना। नहीं तो पहले तो क्यों करता है? पहले भी नहीं करना चाहिए आपको। ये बड़ी वाहियात बातें हैं, तो इसलिए इसके ऊपर तो हम खैर बात नहीं करेंगे। उन्हें ग्लोबली इकोनॉमिक हिटमैन कहा जाता है, मतलब ग्लोबली, ठीक है। अच्छा जी। बातें हैं, वारदात डालते हैं, डज हो गए, ठीक हो गया। और अपना मजीद बातें जो हैं वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। जब भी जैसे जैसे उनकी पॉलिसियां आगे चलेंगी हम उनकी बातें भी आपको बताते रहेंगे और यही हमारा काम है। जी सही है। दादाजी श्रीलंका में होने वाले वाकयात पे थोड़ा सा अगर हम बात नहीं करेंगे तो ज्यादती होगी। श्रीलंका में जो वाकयात हुए हैं उसमें मुझे जो एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है कि कोई हमारी शामत आने लगी है। हमने तो वहां से बगावत खत्म की थी दादाजी। नहीं, क्योंकि वहां पे जो अब तक की इतला है जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, मैंने उस पर कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन वो यही कह रहा है कि जी 2 दफा पहले पाकिस्तान का भी चक्कर लगा के गया था। मैं कहा मारेगा भाई, ठीक है। और एक मखसूस तबका जो है पाकिस्तान के अंदर भी वो इस पे काफी ज्यादा पोस्टें लिखना शुरू हो गया। उससे आपको इंडिकेट हो जाता है ना कि ये इशारा कहाँ से आया है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, वो साढ़े वाले तो व्हाट्सएप की लैंग्वेज नहीं बदलते, वो जो इंटरनेशनल है वो लैंग्वेज बदल लेते हैं। तो लेकिन क्रक्स एक ही होता है, ठीक है जी। इधर तो दादाजी कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं छेड़ते। कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन शोलन कुछ भी नहीं छेड़ते। अजीजी भैन समझाओ यार अपने मसाए को कुछ। और टेक्नोलॉजी दादाजी इंसान को बरहना कर देती है। अपने मसाए को कुछ समझाए ना जी, बदे भाई हैं आप हमारे कुछ ना लेके। अच्छा चलो छोड़ो पर अब जनाब श्रीलंका थोड़ा सा। श्रीलंका जो है ना वो बुनियादी तौर पे श्रीलंका के अंदर देखें जिंदगी, मुझे समझ नहीं आ रही लॉजिक। श्रीलंका के अंदर जिंदगी इजाब हुई है मुसलमानों की। कई मुसलमान कन्वर्ट होके तो वहां पे बुद्धिस्ट हो गए, इसलिए अपनी जान इज्जत माल बचाने के लिए। अदरवाइज श्रीलंका के अंदर तो शुरू से ही मुसलमानों के ऊपर सख्त हालात रहे। बुद्धों ने बड़ी अन्नी डाली हुई है। बर्मा, श्रीलंका, इस पूरी बेल्ट के अंदर बुद्धों ने बहुत ज्यादा अन्नी डाली हुई है। तो वहां पे जो है वो ये अगर तो ये हरकत होनी थी तो ये उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने जिंदगी ज़ाब की हुई है। लॉजिक है ना जी। तो ये क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक क्यों हुआ है?
क्रिश्चियन तो वहाँ के मामलात में दखील नहीं है, वहाँ की पॉलिसी साजी के अंदर, वहाँ पे जिनको टारगेट करके अटैक किया गया और एन उनकी ईद के दिन, ईस्टर था ना उनका उस दिन, ठीक है। इसका मतलब है गेम बड़ी है। अगर क्रिश्चियन पे अटैक हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी बहाने अमेरिका बहादुर भी उसमें इन्वॉल्व होगा ना, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे देखें ना कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो IMF से और उससे सरवाइव कर रहा हो, IMF से और FATF से सरवाइव करने के पाकिस्तान के चांसेस हों, तो पाकिस्तान को इसलिए ऐसे घेर लिया जाए, चलो आगे लग, तेरे मुल्क जो आए ना चल आगे लग, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। हाँ, खाम खा का प्रेशर, मतलब खाम खा की वंगार मुफ्ती में काम करना ना, जी जी ठीक है। तो पैसे लेके तो हम काम बड़ी खुशी खुशी करते हैं, लेकिन ये मुफ्ता जो है ये लगाने के लिए अमेरिका बहादुर जो है वो मुझे लगता है कि कोई प्लानिंग बहुत बड़ी है, ठीक है जी सही लेकिन है। अभी मैं इस पे कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन आ जाए, इंडिपेंडेंट जराए से इंफॉर्मेशन आए, पैरेलल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आए, और फिर आप भी जो तजिया मुनासिब समझें कर दें, हमारी रहनुमाई फरमाएं, ठीक होगा। ठीक है, एक खबर पढ़ रहा हूँ, तबसरा कीजिएगा। पाकिस्तान का रूस के साथ 9 अरब डॉलर का दिफाई मुआहदा करने का फैसला। अच्छा जी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और बहरी जहाज खरीदेगा, रूसी खबर रसा एजेंसी का दावा। लेकिन रूस से हम कौन सा जंगी तैयारा खरीदेंगे? सुखोई है ना उनके पास। जी जी, तो सुखोई तो इंडिया के पास मौजूद है, जंगी तैयारा तो उनका सुखोई है ना। जिस तरह कुक्कड़ ने लड़ने के लिए आगे से गीची नहीं निकाली होती, वैसे उसकी जिस शक्ल। तैयारे ने गीची निकाली है समझिए वो सुखोई है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, पहचानने में आसानी रहे ना जी आपको कि ये सुखोई है कि कोई और है। हमारे आमिर यकूब साहब को हंसे हैं दुबई में बैठे हुए एग्जैक्टली वैसे ही है जी, जैसे मुर्गे ने लड़ने के लिए आगे से गिची निकाल लेता है ना, वैसे। बहुत अच्छा। तो हम वो क्यों खरीदेंगे? एक जैसे तैयारे हो जाते हैं, मिक्स ही हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये खबर के अंदर खामी पाई जा रही, ठीक है ना। पहली तो बात ये है कि वो हमें तो उसका तोड़ चाहिए होगा ना, हमें वो तैयारा तो नहीं चाहिए होगा, हमें उसका तोड़ चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये खबर थोड़ी सी ओवर लगती है। हाँ, हेलीकॉप्टर की बात हो जाए तो उसमें बड़ी वैरायटी है रशिया के पास। तो कोबरा शोबरा? नहीं, कोबरा तो अमरीकी, मेरा ख्याल कोबरा तो यूरोप का या अमेरिका का है। ये जो है ना, अल्लाह भला करे तुम्हारा, MI-30 हेलीकॉप्टर जो है ना, MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर, जो कि ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं माल बर्दारी के लिए और लोग एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। बड़े हेलीकॉप्टर जो है ना, ये रशियन मेड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी दुरुस्त है। इस खबर पे भी तबसरा फरमाइए। ये वीकेंड पे खबर आई कि गोजर खान के करीब तेल का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। बड़ा जखीरा नहीं है, मेरा 5-6 हज़ार बैरल जो है वो रोजाना का होगा। नहीं दादाजी, हाँ, 372 बैरल, अंदाजा कर। यार ये बड़ा होता है। वो इनके लिए बड़ा ही होता है जिन्हें नचन वाले की है, उन्होंने तो बस बहाना मिलना चाहिए, नाचने वाले को नाचने का बहाना चाहिए, उनके लिए क्या है, ठीक है। तो उन्होंने गालियां ही बकनी है तो गालियां बकने दें उनको, बकवास करने दें उनको, ठीक है जी, सही है। हाँ, तो सामीन इकराम, हम अपनी बात पे उस वक्त कायम हैं कि पाकिस्तान जो है ये ऑयल का खिता नहीं है, और आप भी इस बात पे आ जाइए। यहाँ से गैस मिलनी है जब भी मिलनी है, और जहाँ से भी मिलनी है, और वो हम ने महंगी देनी है अपने लोगों को, अपनी गैस निकाल के। इतनी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर से गैस निकलेगी अगर निकली तो, और टाइट गैस है हमारे पास, ज़्यादा गहराई में होती है गैस। ये जहाँ पे सुई है इससे ऊपर का इलाका जो है वहाँ पे गैस और लोहा इकट्ठे पाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह की बातें करने पे हमारे जो दोस्त थे ना, डॉक्टर गालिब अतासब, उनको उठाया गया था ना, अगर आपको याद हो। अच्छा, तो मतलब उसका जिक्र भी शायद कुछ कुव्वतों को पाकिस्तान में पसंद नहीं आता, इसलिए हम भी खाली जिक्र करते हैं उसका। लेकिन बहरहाल वहाँ पे लोहे के शदीद वर्जिन ज़खायर मौजूद है, ठीक है। और गैस हमने निकाली भी सुई के मुकाम से 1952 में। हमने तेल के लिए उसकी एक्सप्लोरेशन करनी शुरू लेकिन की, गैस निकल आई। लेकिन गैस निकल आई, तो बस साबित हुआ कि हमारे यहाँ सिर्फ गैस निकल सकती है। हाँ, गैस खारिज नहीं होनी चाहिए, गैस निकलनी चाहिए, ठीक है। तो खैर, ये तो बात में बात आ गई। तो ये 372 बैरल रोजाना की, मेरा मतलब है यार, को खुदा का खौफ करे,
हम 1.25 लाख बैरल रोजाना जो है वो खर्च करने वाले कौम है हमारी इकानमी, और 300 बैरल के ऊपर वो सोशल यूट्यूब ये जो हैं वो तमालें डाल रहे हैं, देखें जनाब क्या हो गया। अजय वो की ना है ओदा जरताज गुल दी बेइज्जती काफी नहीं है, मजीद बेइज्जती करानी। 1000, 2000, 2500 बैरल निकल आए ना तो सऊदी या ओपेक के जो मेंबर आने हैं वो बंद कर देते हैं कुआं। बंद नहीं करते, वो तो 50,000 पे बंद करते हैं, 1000-2000 के ऊपर बंदा फायर करते हैं जिसने ये कहा होता है कि यहाँ पे तेल है, वो उस बंदे को फड़काते हैं कि तू सारे नाल धोखा कीता है तेल से। वहां पे 1.25 बैरल को वो वाले कुएं को वो कहते हैं कि ठीक है यार गुजारा चल जाएगा, ठीक है। तेल की तादाद ये होती, तेल की मिकदार ये होती। ग्लोबल दादाजी इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है उसके असरात पाकिस्तान पे भी मंडला ना सिर्फ रहे हैं, बल्कि हमें नजर आ रहा है कि नेस्ले ने हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानियों की जो जॉब है खत्म कर दी है। उसने मेरे ख्याल 4200 से कम कर दी हैं जॉब्स, हैं 4200 कर दी हैं 4565 से। 4200 कर दी हैं 4500 से कम करके। जाहिर है मैंने आपको बहुत पहले इसके बारे में अर्ज कर दिया था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है ग्लोबली आने लगा है और हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा आ गया, बस इतनी सी बात है। अच्छा है यार, यहाँ पे अपना बिजनेस वाइंड अप करके जाए हैं तो इस बिजनेस से खत्म तो नहीं ना हो जाना। साडा पानी सानू ही बेचन डे ने ना, की ख्याल है? तो अपना पानी फिर हमारे अपने दारे हमें बेचें, पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू रहे, क्या और वो ऐन शरई करार पाएगा, और ऐन शरई करार पाए। उसके ऊपर अब मोर भी लगा गए ना अपने की ना है उन्होंने चीफ जस्टिस साहब साबिक, जी ठीक है। तो पानी का बिजनेस तो वैसे भी कंपनियों ने कह दिया है, इंटरनेशनल जितनी भी कंपनी है कि हम बंद करने जा रहे हैं, लोकल ने भी कहा है कि जी हम बंद करने लगे हैं। और वजह इसकी इस पूरे किज़िए की ये है कि जो उन्होंने टैक्स लगा दिया, उन्होंने कहा जी इस टैक्स के साथ हम पाकिस्तान में पानी का बिजनेस नहीं कर सकते। वो मेरा ख्याल उन्होंने कहा है कि क्या 10 रुपये या 100 रुपये इस तरह के 10 रुपये फी बोतल जो है वो आप टैक्स दिया करें, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि जनाब मतलब कि इतना टैक्स जो है ना वो अफोर्ड नहीं करते हम। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप जब मिन्नतें करते फिर रहे हो इंटरनेशनली कि आए जी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, तो इस तरह के पंगे लेने से हमारे अदारों को एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि फैसले हमारे इतने के वीक होते हैं कि दुनिया के किसी फोरम पे जाके वो चलते नहीं है। कार के वालों को ठोक गया ना हमें जुर्माना, और हम कुछ नहीं कर सके, और कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि जज साहब जो थे उन्होंने फैसला ही बहुत वीक लिखा हुआ था। उनसे पिटते रहे कि जनाब ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आप इसको नहीं सुन सकते, आप ना करें। उन्होंने ठोक के फैसला दिया और बड़ी तालियां पड़ी उसके ऊपर। अब वो फैसला नाक के रास्ते निकलेगा बाहर, जिस तरह नाक के से खून निकलता है ना, इस तरह वो फैसला निकलेगा इस कौम के अंदर से। 100-125 अरब रुपया की ठुकने लगी। आगे 108 अरब रुपए की ठुकनी थी जब डॉलर 105 का था, अब आप समझ रहे हैं कितने की ठुकनी है। और आगे से अभी सिर्फ कारके की बात हुई है, बाकी अलग है। वो जो रेकोडिक है ना वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पे। आप देख नहीं, आपको इजाजत है, आप बैठें और यहाँ पे नवाज शरीफ को गद्दार करार दें कि देखें जी उसने सही जज ही नहीं भेजा, वहां पे नामजद ही नहीं किया है। जितनी मर्जी आपको को पकड़ सकता है, करें शुरू इंशाल्लाह। लेकिन नवाज शरीफ की तुहानू चुप ही पैनी जे, मैं तुहानू दसां जिस तरह नवाज शरीफ की चुप पड़ी है ना आरफ नकवी के ऊपर और असद उमर पे भी पड़ गई दादाजी अब तो। असद उमर के ऊपर तो इसहाक डार की पड़ी, इसहाक डार साहब ने फूंका है कुछ। बस एक इंटरव्यू की मार था असद उमर, एक इंटरव्यू की मार था। इसहाक डार के इंटरव्यू आया, एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने जनाब आई तई फेरी है। इसहाक डार साहब ने कहा अच्छा अब वो भी यूट्यूब पे आ गए, अपना बयान रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल देख के पीछे वो जो उनका साहबजादा है ना अली, वो खड़ा होता है वो लेके अब्बा जी ऐसा नहीं इस तरह, अब्बा जी इस तरह नहीं इस तरह करके वो रिकॉर्ड करता है और यूट्यूब पे डाल देता है। वो टीवी से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जी, पिछले प्रोग्राम में हमने मंथ ऑन मंथ टेक्सटाइल के डाटा की बात की थी और इस दफा जो डाटा है वो 9 मंथ का आ गया जी। टेक्सटाइल का 9 मंथ का डाटा ये कहता है कि 35% रुपया डिवैल्यू करके हमारी टेक्सटाइल अनचेंज्ड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो कहने की ऐसी तब्दीली आएगी? नारा तो तब्दीली का सुना था। सॉरी मैंने जी वो दूसरी तब्दीली है जी, आप अपने दिल पे ना ले जाइएगा मेरे दोस्त।
सामीन इकराम, एक 10 बस्ता गुजारिश करनी थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। बहुत सारे अहबाब जो हैं वो मोबाइल फ़ोन लेने के बाद पहला काम ये करते हैं कि हमें अपने ग्रुप में शामिल कर दें, ठीक है। और अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद फिर धड़ाधड़ ले तेरे की दें शाटा, मतलब सुबह शाम वो मैसेजेस आ ही जा रहे होते हैं, ठीक है। मैं एक आम सा हम्बल सा आदमी हूँ, मुझे कोई एरोगेंस नहीं है इसमें, लेकिन ये जो दें शाटा आनियाँ शुरू हो जाती है ना, समझ गए ना, मैसेजेस है जी ग्रुप्स में वो इतनी वाहियात बातें आ रही होती हैं। फिर अपना एक जाहिर है कि वो एक तरीक है कि हम किसी बंदे को अगर कोई गलत बात करते हुए देखें तो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और इधर आपने बताया नहीं और उधर आपकी मदर सिस्टर वन हुई नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे गालियां बकने वाले जो मखलूक है ना, वो जाली नामों से वहां पे मौजूद होते हैं। और फिर शायद उनको पता भी नहीं होता कि वो किससे मुखातब है, अपने बाप से मुखातब है, अपने दादे से मुखातब है। हाँ, उम्र का क्या हिसाब है, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता। और मैं रोजाना को इस तरह के 3-4 ग्रुपों से ना अपने आप को अलग करता हूँ कि यार इतनी बकवास हो रही है, इतनी जहालत फैली हुई है। हमने जो जहालत से लड़ने का काम शुरू किया हुआ दादा पुता शो तक ही काफी है। अब हम पूरी दुनिया की जहालत खत्म तो नहीं ना कर सकते जनाब, ठीक है। और जिस मुआशरे के अंदर दलील से बात करने की बात ही ना हो, ठीक, मतलब कोई आर्गूमेंट का बिल्कुल ही रगड़ा निकल गया हो, तो वहां पे आपने क्या बात करनी है किसी से, तो क्या नहीं करनी, हम आके यहाँ पे अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तो खैर ये बातें हो गई। आज का प्रोग्राम मैंने अपने एजेंडा तय किया था जो उसके मुताबिक। सबसे पहले तो मैं कल बड़े दिनों के बाद मैंने टीवी देखा, तो उस टीवी के ऊपर तो लग रहा है जैसे रमजान आ गए, सारी कंपनियों ने रमजान की कैंपेन शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, जाहिर है, बिल्कुल ही अब सर पे आ गया रमजान। पहले रमजान की कैंपेन इतनी जल्दी शुरू नहीं होती थी, तो इस दफा मीडिया के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी पैसे उधर ही दे देना, कैंपेन पहले दे दो। 2 हफ्ते पहले ही कैंपेन शुरू हो गई रमजान की। तो हमने कहा हम भी चूंकि मीडिया का हिस्सा ही है तो हम क्यों पीछे रह जाए। 2 अपीलें आपसे करनी होती हैं। एक हमारे बहुत अजीज प्यारे होनहार हैं, अल्लाह उनको खुश रखे और ये काम करने की तौफीक अता करे, अपने डॉक्टर इंतजार हुसैन भट्ट साहब, जानते हैं आप? जी आई स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर हो गए अब तो माशाल्लाह, पूरे आई के स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है। मतलब इस वजह से नहीं मैं कह रहा कि मैं उनका पेशेंट बाद में बनाऊं और उनके काम का मैं पहले मोहतर हूं कि मेरी आंखें वो चेक करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है। डॉक्टर साहब हैं ही कॉम्पिटेंट आदमी, ठीक है। डॉक्टर साहब ने ना लेकिन कॉम्पिटेंट तो बड़े लोग हैं। डॉक्टर साहब हमें क्यों पसंद है, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा काम शुरू किया हुआ, अल्लाह उनको इसका अजर दे। वो पूरे साल के अंदर दुनिया के ऐसे ममालिक में जहां पे कि आंख के इलाज की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है, और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं ख़वातीन व हज़रात जहाँ पे ये सहूलत दस्तयाब नहीं है, और वहाँ के लोग काले मोतिये सफ़ेद मोतिये से बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं। तो ये यहाँ से क्या करते हैं, और ये नहीं कि बुजुर्गों में ये बीमारी होती है, वहाँ पे तो बच्चों में भी होती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही खौफनाक, मतलब तरस आता है बेचारा वाकई, कि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज भी है कि नहीं। डॉक्टर साहब को अल्लाह खुश रखे, ये जाते हैं यहाँ से डोनेशन इकट्ठी करके और जाके वहाँ पे कैंप लगाते हैं, ठीक है। और कैंप लगा के और वहाँ पे उन लोगों का इलाज करते हैं, और इलाज करके उन लोगों को बिनाई लौटाते हैं। ये इतना बड़ा काम है जो वो सिंगल हैंडली करते हैं। उनकी तंजीम है POB, क्या नाम है उसका, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लाइंडनेस या इस तरह की है, ठीक है। और वो कई सालों से हम अपने प्रोग्राम के अंदर वाहिद अदारा है जिसके लिए ज़कात की गुजारिश किया करते हैं, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि ये काम भी कर दिया जाए, ठीक हो गया? बिल्कुल सही है। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी थी कि रमज़ान शुरू हो गया, होने लगा है, और आपने अपनी ज़कात निकालनी हो तो डॉक्टर इंतज़ार हुसैन भट्ट साहब के इस इनिशिएटिव को नहीं भूलना। और आखिरी बात जो है, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, डॉक्टर साहब इसमें सबसे बड़े डोनर खुद देते हैं जी, ठीक है। मतलब कि डॉक्टर साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने एक दर्द दिल रखने वाली फैमिली से भी नवाजा है, तो उनकी फैमिली जो है वो कहते हैं कि जितने बाकी सब से डोनेशनें आएंगी उतनी डोनेशन हम अपने पास से डालेंगे। और वो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे 8-8 दिन आपको सफर ही करना पड़ता है। जी। ऐसे दूर दराज इलाके होते हैं अफ्रीका के, कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा जनाब पहला तो डॉक्टर साहब का ये जो है, हमने अपने ऊपर एक कर्ज लिया हुआ है, तो ये हम उतार दें और कहें कि जनाब
ये जो POB ट्रस्ट है इसके लिए आपने डॉक्टर साहब को याद रखना है, ठीक होगा जी। और दूसरा जनाब, हमारे जो हैं वो दोस्त जो हैं, अगरचे बहुत सारे दोस्त जनाब उसके बाद हमें कॉल करना छोड़ गए जब से हमें FIA लेके गई है, और उनमें अपने मौलाना जहांगीर महमूद साहब भी शामिल हैं। लेकिन बहरहाल जहांगीर महमूद साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हमने जाती जो अनाद है उसको सामने नहीं आने दिया, और जहांगीर महमूद साहब का जो इंस्टीट्यूट ऑफ वो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, ये 2 लोगों के लिए हम हर साल आपसे रिक्वेस्ट किया करते हैं। नेकी का काम है, आपने देना तो है ही ना। मतलब आपने अगर किसी ऐसी पार्टी को, नाचने गाने वाली पार्टी को दे दिया या खूबसूरत लगने वाली पार्टी को दे दिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वैसे तलमीहन बात कर रहा हूं, तो क्या पता आपका पैसा जो है वो मरीज पे खर्च होने की बजाय एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो जाए। बिल्कुल मुमकिन है, और ये मुमकिन है, ये होता है, ठीक है। क्या पता आपके पैसे से कोई ऑफशोर जायदाद खरीदी जाए, आपको पता ही ना चले। तो ज्यादा बेहतर है कि ये जो लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनको आप कभी भी किसी भी दिन जाके अस्सलाम वालेकुम कह के मिल भी सकते हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए। और ये जो बड़े बड़े जिन हैं, ये बहुत बड़े हो चुके हुए, उनको आपकी परवाह भी नहीं है 5,000, 10,000, 20,000 की। लेकिन जब आपके जैसे 15-20 लोग, और हमारे दादा पोता शो के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल के वो जो हैं वो इस बात को माइंड करें, वो देते हैं, मतलब हर साल वैसे भी डोनेशन देते हैं, ज़कात तो निकालते ही निकालते, ठीक है। और ये हम आपको गारंटी करते हैं कि इन दोनों जगह पे आपका जो पैसा है वो उसी मद में सर्फ होगा जिस मद के लिए आप देंगे। और अगर आपको वो डायरेक्ट नहीं मिलते उनका राब्ता, ठीक है, तो आप उनके नाम का पे ऑर्डर बना के तो हमें दे दें, हम ये सर्विस आपको फराहम कर देंगे। बिल्ला आजकल अदालत भुगतने के अलावा और कोई काम कोई नहीं है, तो मैं खुद जाके ज़ाती तौर पे उनको दे के आऊँ। और इस सारे मामले में मुस्तहिक तक पैसे या आपकी वो जो इमदाद है वो पहुंचना सबसे बड़ी साइंस होती है। सो इसके लिए जो तगोदो है वो सबसे अहम है। दादाजी सेगमेंट का टाइम तो ओवर हो गया, ये फरमाइए अब एंड पे। नहीं, अच्छा, ये फिर मैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने कल कर जी। और वज़ीर आज़म का दौरा ईरान पे तबसरा भी कल ही करेंगे। चले, वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के ऊपर जो इस वक्त बयान आया है, मेरा ख्याल है वो ईरानी मीडिया से जारी हुआ है, और वो इंतहाई वन साइडेड ऐलान है कि यानी कि उस माहौल में कि जब पाकिस्तान में और माड़ा के अंदर पाकिस्तान के जो हिफाजती इदारे हैं उनके अफराद को निकाल के गाड़ियों से शहीद किया गया हो, उस वक्त मैं ये बात नहीं मान सकता कि मेरा वजीर आजम जाके ईरान में ये कहे कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये अदर वे राउंड तो हो सकता है कि मेरा वजीर आजम ये कहे कि जनाब आपकी तरफ से ये काम हुआ है तो जरा थोड़ा गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको ये बयान उनका? मुझे लगता है कि ये ईरानी मीडिया को कोट करके तो हमारे लोकल मीडिया ने खबर चला दी है, ठीक है। और वैसे भी नलायकों का टोला भरा हुआ है सरकारी न्यूज एजेंसी के अंदर, शायद उनको लेके ही ना गए हों, की ख्याल हो सकता है साथ में उनको ले जाना जरूरी ख्याल ना किया हो। ये जरूरी होता है कि वहां पे पाकिस्तान की मीडिया टीम जो जाए वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिए रिपोर्ट जारी करे। अगरचे कई जहाँ पे ज़हनी बचूंगड़े जो हैं, ज़हनी तौर पे जो मजदूर लोग हैं, वो कहेंगे कि देखें ना वो उन्होंने कितने पैसे बचाए हैं, ना साथ में वो मीडिया टीम नहीं लेके गए। मीडिया टीम ज़रूरी होती है ताकि अपना पर्सपेक्टिव वो बयान कर सके। 5 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम की बात तो APP ने जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर दी है, खबर जारी की है। जी जी, खबर जारी की है। तो ये वाली जो खबर है ये ईरानी मीडिया को लेके तो की है, ऐसी बात नहीं हुई। हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था जाने से पहले, और वहां पे पहुंच के हम लेट गए। नहीं, मैं नहीं ऐसी बात मानता, कौमी मुफाद का मामला है, तो इस पे हमें इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए और हुकूमत को स्ट्रेंथ देनी चाहिए ताकि हुकूमत जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे मुज़ाकरात कर सके। जी, ब्रेक का वक्त हो गया। अच्छा जी, चलें जनाब, कल हम बात करेंगे सामीन इकराम के। यार वैसे ये मुझे बात आज ही कर लेने दें, हैं थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बात मुझे आज ही कर लेने दें क्योंकि कल दिन घट रह जाएगा। सामीन इकराम 27 जो है वो तारीख है, क्लोजिंग डेट है चाइना के अंदर PhD और MPhil के स्कॉलरशिप की। तो जिस भी दोस्त अहबाब के पास तैयार है
डॉक्यूमेंट तैयार हैं, ठीक है जी, वो फौरी तौर के ऊपर इमरजेंसी में 1122 में बैठ के आ जाए, राब्ता कर ले वसीम साहब के साथ, क्योंकि अगर ये फ्लूक लग गया तो आप अप्रैल में चाइना फ्लाई अप्रैल कह रहा हूं, मई में चाइना फ्लाई कर सकते हैं। 27 अप्रैल जो है वो आखिरी तारीख है, 27 अप्रैल ही जी, हाँ, तो 27 अप्रैल आखिरी तारीख है। हम पता नहीं कहाँ हो, जेल में हो या बाहर हो, लेकिन मेरे आका का हुक्म है कि अगर क़यामत का शोर फूंक दिया जाए और आपके हाथ में बीज हो तो बीज जमीन में दबा दो, ठीक। तो हमने ये बीज दबाया, बाकी बातें इस पे डिटेल में कल होंगी। सामने ग्राम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस, मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। सामने कराम, दादा पोतो शो तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए फेसबुक के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। दादा पोतो शो अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। दादा पोतो शो सुनने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जिन्हें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप दादा पोतो शो सुन सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो दादा पोतो शो टेलीग्राम पर भी मौजूद है। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज हसन गनी का है। कहते हैं दादाजी, आपने बारहा रहनुमाई तो की, लेकिन गॉट फार्मिंग से मुतल्लिक मालूमात मिल नहीं पा रही, मजा नहीं आ रहा। हाँ, गोट फार्मिंग से मुतल्लिक मालूमात जो हैं वो आप करें ना जी, वो जिन्होंने अपने बहनोई को अभी अपॉइंट किया है, मिनिस्टर साहब जो हैं पंजाब के। दादाजी, वो बात थोड़ी सुनेंगे यार, इस तरह ना करेंगे तो आप तंज फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है हसन साहब, किसी इदारे की बजाय ना किसी पर्सन से 1-on-1 कोई रहनुमाई ले लीजिए। हाँ, अब यार पर्सन से याद आया, आपने मुमताज मनेज साहब जो, लेकिन पता नहीं वो टाइम देते हैं कि नहीं देते। आप हमारे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको टाइम दे ही देंगे। हसन गनी साहब को ना आप कर लीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए मैसेज। अच्छा जी। बल्कि हसन गनी साहब आप इनसे ना नंबर ले लें। मुमताज मनेज साहब अल्लाह लोग आदमी हैं और हम जैसों की रहनुमाई भी करते रहते हैं, तो आप तो फिर जरूरतमंद हैं, हम तो जरूरतमंद नहीं है, हम तो आवाज लगाने वाले लोग हैं ना जी, पर हमें वो एजुकेट करते रहते हैं जी। और ये मैं सामीन इकराम आपके साथ एक मरतबा फिर शेयर करता चलूं कि 28 तारीख को यानी संडे को इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टॉक मार्केट का सेशन होगा। बिल्कुल जी, ये आप नोट फरमा लें। नदीम का सब्ज़दार से मैसेज है। कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के वक्त सिखों को हिंदू कत्ल करने आए तो मुसलमानों ने उन्हें बचाया। जी, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ था, लेकिन हिस्ट्री में ये बात क्यों नहीं बताई जाती? ऐसा क्यों?
देखिए, हमने भी तो ये नहीं ना बताया, हमने भी तो यही बताया ना कि सिखों ने बहुत ज्यादा कत्लेआम किया, नंबर 1। नंबर 2, बुनियादी तौर पे कत्लेआम जो है वो 3 जिलों में हुआ। एक ज्यादा जो है वो तो ये हुआ है इधर, अल्लाह आपका भला करे, अमृतसर में, और दूसरा गुरदासपुर के अंदर। जलंधर वाले चालाक निकले थे, जल्दी निकल आए थे, लेकिन वहां पे भी बहरहाल कत्लेआम हुआ। तो यहाँ की जो नस्लें यहाँ पे आके, वहां की जो नस्लें यहाँ पे आके आबाद हुई इन जिलों की, उन्होंने फिर सिखों को अपना नंबर 1 दुश्मन करार दिया और अपनी आइंदा नस्लों को यही पढ़ाया। नतीजे के तौर पे फिर उनके बारे में एक खास जो है वो बुग़्ज़ या हमारे दिलों के अंदर नापसंदीदगी पैदा हुई, नफरत पैदा हुई। इस नफरत का कमा जो था वो भला किसने किया था? किसने? ज़िया-उल हक साहब। कैसे? उन्होंने सिखों को जनाब बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया था। और फिर इमरान खान साहब ने करतारपुर खोला। हाँ, इन लाइन विद ज़िया-उल हक जी। काजीज़ादा कहते हैं दादाजी त्यारों के बारे में मालूमात बहुत ही मुफीद होती हैं, मैं तो कहता हूँ कभी मौका मिले तो उस पर स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, जब PIA ने कभी प्रोक्योरमेंट के हवाले से कोई बात की तो उस दिन का प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह रौनक लगा देंगे। बाकी बात है कि हम बाकी सेगमेंट के बारे में भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन रखते हैं। आपको वैसे जरा महसूस हो गया, तो जब वो मौका आता है तो फिर असी कट के अपनी इंफॉर्मेशन सामने रख के मोतबर बन जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहते हैं इस दिन की हम कि अल्लाह करे मौका आए। जर्नलिस्ट का यही होता है कि वो चीजें संभाल के रखता है और वक्त पे जनाब निकाल के सामने रखता है। लेकिन मुझे इससे एक प्रॉब्लम है। हाँ। त्यारों पे एक स्पेशल प्रोग्राम हुआ, इनको तो बहुत पसंद आया, जिसकी वो दिलचस्पी का मौजू नहीं है उसके लिए वो पूरा प्रोग्राम गैर मुतल्लका हो गया। अल्लाह आपका, इसलिए हम कहते हैं कि मिक्स ब्लेंड रहे चीजों का। मियां अहमद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी हम लोग खास तौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग दूसरी शादी को इतना बुरा क्यों समझते हैं? बुनियादी तौर पे हम अभी तक हमारे ज़हन से वो हिंदुइज्म नहीं ना निकला। हाँ, इस वजह से। अदरवाइज इस्लाम की स्पिरिट तो ये नहीं है। ठीक है ना जी? ऐसे ही इस्लाम तो कहता है रिज़्क में बरकत होती है इससे, अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो। लेकिन गालियां खातून भी उसे लाइफ एंड डेथ का इशू समझ लेती है, और हमने भी वो जो हिंदू माइंडसेट है उससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जाहिर है कि हमारे यहाँ एक मुसलसल तबका फ़िक्र मौजूद है जो इसे अरबी कल्चर कह के मुसलसल इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता रहता है। इसको अरबी कल्चर करार, और अरबी कल्चर जो है उसको गाली देना उनका मजहबी फरीजा भी है। तो ऐसे तबकात जो हैं इनसे बचा के, जिन्होंने हमारी सिविलाइजेशन और हमारे ख्यालात के अंदर सन लगाई हुई है, इनसे बचा के हमें चलना पड़ेगा। और कुछ थोड़ा सा इस हवाले से 1-2 नस्लें और गुजर जाएं तो हो सकता है इस हवाले से नरमी पैदा हो जाए। जी। इमरान अदरीस का मैसेज है, कहते हैं दादाजी DHA फेज 4 के साथ एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है नेशनल बैंक हाउसिंग सोसाइटी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके मुतालिक आपकी राय? नेशनल बैंक नहीं, बैंकर्स है मेरा, शायद बैंकर्स एवेन्यू है उसका नाम। हाँ, कहते हैं उसके मुतालिक आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी राय है। किसी जमाने में वो बहुत अच्छी सोसाइटी थी, प्राइस वाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर आपके पूछने से पहले सब लोगों को पता चल गया उसका, उसके रेट शेट बढ़ गए। लेकिन किसी ज़माने में बड़ी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी थी, मतलब कम प्राइस के ऊपर, बिल्कुल DHA के साथ ये वो सारा। अब तो रिंग रोड ने वहाँ पे रौनकें लगा दी हैं। बहुत अच्छी सोसाइटी है, उसके बारे में फैसला लेना चाहिए। जी। दानिश सफदर ने पूछा कि मैं बिगिनर हूँ, क्या स्टॉक मार्केट की वर्कशॉप मुझे फायदा देगी? वो बिगिनर्स के लिए है बेटा, वो है ही बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। बुनियादी कंसेप्चुलाइजेशन जो है ना वो क्लियर करवानी चाहिए लोगों की। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो फिर खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा बंदा। ये मेरी राय है कि बेसिक कंसेप्ट उसके माइंड में क्लियर कर दें, रास्ता वो खुद निकाल लेगा। जी। वकास अली कहते हैं दादाजी अगर CPEC को मौजूदा हुकूमत तेजी से मुकम्मल कर लेती और चाइना, अफ्रीका और यूरोप की तिजारत बजरिया गवादर शुरू हो जाती तो क्या किसी मुल्क से कर्ज की हमें ज़रूरत पड़ती? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। बुनियादी तौर पे हमने बड़ी मेहनत करके CPEC का बेड़ा गर्क किया है, और लेकिन CPEC को इतना छोटा सा भी प्रोजेक्ट नहीं है कि ये मुकम्मल इतनी जल्दी हो जाना था। CPEC को मुकम्मल होने में कम से कम अगले 10 साल लगेंगे। ठीक है, और इस हुकूमत की आमद के बाद तो मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है ना। ठीक है, एक इंडस्ट्री लगने में
जो है आप देखें कि 3 से 4 और चलने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज चलनी है। सही बात है। फिर उसमें फड्डा भी पड़ना है कि KPK ने कहना हमारी तरफ नहीं लग रही है, पंजाब में लगी जा रही हैं, ये फैसलाबाद में लगी जा रही है, वहाँ पे तो पहले ही बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्यों लग रही? सारे जहाँ पे चीज़ें फैसिलिटीज होंगी वहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगी ना। अभी ये फड्डे हमने भुगतने हैं। हम चाइना थोड़ी है जिसके पास डॉलरों की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे मर्जी जिस शहर को मर्जी उठा दें। हमने तो मांगे तांगे के डॉलरों की इंडस्ट्री लगानी है भाईजान जी। तो उसमें मसाइल पैदा होंगे। अभी हमारे लिए हमारा सोशल नेटवर्क जो है, सोशल सिस्टम जो है, हमारा जो वफाक का सिस्टम है, उसके अंदर से आपको चड़ाख की तस्वीरें नजर आएंगी। फिर कुछ लोग जो है वो हाथ में चमोटा पकड़ के इसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ की और दूसरे सियासतदानों की छितरौल फरमाएंगे कि देखो इन्होंने किस तरह पाकिस्तान के वफाक को तोड़ने की साजिश की है, लिहाजा पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी वारदातें डालेंगे, बस अब देखने जाइए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट इतना मुख्तसर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट ने अभी काफी देर लेनी है एग्जीक्यूट होने में। जी। तलहा मिराज पूछते हैं दादाजी, मोदी का इलेक्शन का नारा क्या है? शाइनिंग इंडिया। करप्शन भी है। क्या मतलब? उसने भी करप्शन का नारा लगाया? नहीं, उसके तो खिलाफ करप्शन का नारा लग रहा है। चोर मेरा चौकीदार चोर है। वहां पे उसने कहा ना कि मैं इस मुल्क का चौकीदार हूं, इसके वसाइल की हिफाजत कर रहा हूं, करूंगा, ये उसका नारा है ना। तो उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर, ये हाँ, नारा उसके खिलाफ लग गया। ये चौकीदार के खिलाफ, मेरा चौकीदार चोर है, ये नारा लगता है वहां पे। जी। हसन गानी ये पूछते हैं दादाजी, बात यह है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बनाना कुछ लोगों का ही काम है तो इलेक्शन का सारा ड्रामा क्यों किया जाता है? देखिए, इलेक्शन से लोगों को उस अमल के अंदर अपने हिस्सा होने का एहसास रहता है, और जब ये एहसास उन्हें दिला दिया जाता है तो फिर सिस्टम के अंदर क्रेडिबिलिटी भी आ जाती है। और अगर घर बैठे कर लिया जाए और मोहल्लाती साजिशों के जरिए, तो फिर ये एहसास पैदा नहीं किया जा सकेगा। और अगर ये एहसास पैदा नहीं किया जा सकेगा तो निज़ाम के अंदर जो है वो एतबारियत, क्रेडिबिलिटी नहीं आ सकेगी। ये सिंपल उसका है। तो लिहाजा हम सिस्टम को रिलायबल रखने के लिए ये सारे खर्चे वर्चे करते हैं, इलेक्शन का ड्रामा रचाते हैं, ये कारण। हाँ, ताकि तसल्ली रहे। वकास अहमद कहते हैं दादाजी, दुनिया को भी तो दिखाना होता है ना। जी, कि एक प्रोसेस है यहाँ पे। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है। जी। वकास अहमद कहते हैं दादाजी, तैयारों पर रिसर्च सुन के ये सवाल पैदा हुआ कि जिस तरह किसी भी शहर में दाखिल होते हुए टोल टैक्स देना पड़ता है, तैयारे को भी क्या टैक्स देना पड़ता है? नहीं, देखिए, एक इंटरनेट मेरा जरा मुख्तसर रखनी है बात। दुनिया के अंदर 2 ममालक हैं जी इस वक्त। एक के अंदर तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, एक के अंदर एक स्टॉप ओवर है जिन्होंने इंटरनेशनल एविएशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ। बाकी दुनिया के तमाम ममालक ने इंटरनेशनल एविएशन साइन किया हुआ एग्रीमेंट, और अक़वाम मुत्तहिदा के से बड़ा एग्रीमेंट है ये। हैरत हुई है आपको, मतलब जितने लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उससे ज्यादा ने तैयारों का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ज़ाहिर उसमें मफादात हैं। ठीक है। और वो एग्रीमेंट जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के तैयारों को अपने ऊपर से गुजरने से नहीं रोकेगा। फिर पाकिस्तान इंडिया ने क्यों रोक दी एक दूसरे के? वो फिर बायलैटरल में आ जाता है ना, जब आप जंग डिक्लेयर कर देते हैं या जंग की धमकी लगा देते हैं तो वो उस पैरामीटर में चला जाता है। रूटीन में नहीं रोकेगा, बल्कि उसके अंदर फैसिलिटेशन की बात की गई है कि उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है जी, सही है। तो मतलब देखें ना, हम अपने अगर हमने तो ये इकदाम किया ही नहीं ना। हम तो ये कहते हैं कि हमने अपने तौर पे तो ये इकदाम नहीं किया, हमने तो रिएक्शनरी इकदाम किया। इंडिया ने ये बदमाशी किया हमारे साथ। हम तो ये कहते हैं ना, हमारा नुक्ता नज़र तो ये है ना कि हम तो किसी को नहीं रोक रहे। ये तो इंडिया है जिसने हमारे ऊपर से तैयारे गुजरने पे, अपने तैयारे गुजरने पे पाबंदी लगाई है। तो हमने कहा हम भी नहीं गुजरते, जाओ। फिर जवाबन लगा दी हमने भी जी, हमने जवाबन लगाई। तो वो इंटरनेशनल एविएशन एग्रीमेंट जो है ना जी, उसके तहत वो गवर्न करता है कि किसी मुल्क के ऊपर से किसका तैयारा गुजरेगा, किन शराइत के तहत गुजरेगा। अगर कोई मुल्क उसको अपनी सलामती के बारे में खतरा ख्याल करे तो वो उस तैयारे को उतार के उसकी तलाशी ले सकता है, और कई दफा तारीख में ऐसे वाकयात हुए भी हैं। ठीक है, कानून के तहत वो ले सकता है। और जब से ये जो रशिया वाला जो कर्टन है, जो आहनी पर्दा है, वो हटा है और रशिया भी घुल मिल गया है कैपिटलिज्म के अंदर,
तो उसके बाद तो उक्का ही इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। अब जो वाहिद रुकावटें पाई जाती हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूं। एक रुकावट है कि अपना मतलब कि कभी कभार अगर मूड आ जाए ईरान का तो वो रोक देता कि जी मेरे ऊपर से नहीं गुजरना, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं रोकता, एक और जगह पे रोका जाता है। कहाँ पे? थे हम एक दफा ट्रैवल कर रहे थे फ्रैंकफर्ट, तो दुबई में कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी, तो दुबई में जनाब उसने हमें सारे चेक इन करके ना एमिरेट्स वालों ने तो धूप में जाके तैयारा खड़ा करके इंजन बंद कर दिया। अच्छा जी। ये क्या जी? उन्होंने कहा कि जनाब ये ईरान के ऊपर से गुजरने के हवाले से कुछ मसाइल हैं और एयरपोर्ट वाले निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो निगोशिएशन मुकम्मल होगी हम ले चलेंगे। तो मरे फिर हमें एयरपोर्ट पे बैठे रहने देते, हम वहीं से कर लेते। मतलब इतना टॉर्चर करने की क्या जरूरत है? काफी बदतमीजी हुई वहां पे एयर स्टाफ के साथ, ठीक है जी। हमने फ्रैंकफर्ट उतरते ही ना सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च शुरू की कि ये हुआ क्या था हमारे साथ, ठीक है। अब आपने गौर से मेरी बात सुननी, जी जी, शदीद तवज्जो का मुतकाजी हूं। हमने इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि ईरान बेचारे की क्या औकात है कि वो रोके कि मेरी सरजमीन से कोई नहीं गुजर सकता। वो जो खलीज फारस है उसके अंदर अमेरिका का बैरी बेड़ा खड़ा हुआ था और उस बेड़े ने अब मूव करना था और जिस रूट से उसने गुजरना था उस रूट के ऊपर उन्होंने मार्शल लगा दी थी कि कोई त्यारा यहां से गुजर नहीं सकता। अच्छा, तो ये अमेरिकनों ने रुकवाया था? मतलब रुकवाया अमेरिकियों ने था, नाम ईरान का लगा दिया। पूरे जहाज में गाली ईरान को मिल रही थी, ठीक हो गया, क्योंकि लोग धूप में थे और ये टॉर्चर इसलिए किया गया ताकि लोग ईरान को गाली निकाल लें, ठीक हो गया। वो मकासद होते हैं। तो ये इस वजह से भी ट्रैफिक रोक सकती है जी, बाकी वजूहात तो अपनी जगह पे नहीं। इस तरह की जो पोशीदा वजूहात हैं उनकी वजह से भी कोई किसी मुल्क की एयर ट्रैफिक रोकी जा सकती है, लेकिन जो इंटरनेशनल एविएशन एग्रीमेंट है वो बहरहाल इस तरह की कोई उसके अंदर क्लॉज नहीं है कि आप रोक सके जी। और दूसरी आपने अरेंजमेंट्स की बात की, तैयारों के अरेंजमेंट्स की, काफ़ी जवाब दादाजी ने दे दिया एग्रीमेंट के तहत। बाकी एयर ट्रैफिकिंग पूरा एक सब्जेक्ट है। एयर ट्रैफिकिंग के अंदर लोग जो हैं वो बाकायदा स्टडी करते हैं, एमफिल पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो अब मैं सारा प्रोग्राम एयर ट्रैफिकिंग पे भी कर सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग बोर होते हैं यार, बाकियों का ख्याल किया करें। बाकी लोग जो हैं मतलब कि किसी के ऊपर अपनी कोई इल्मी ताक बैठाने की कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की किसी भी खबासत से महरूम फरमाए, लेकिन बाकी लोग बोर होते जी। हैविंग सेड दैट, एक बात मैं जाते जाते कह दूं कि गल जिन में आई थी अरेंजमेंट्स। अच्छा, बहरहाल वो जो है वो इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है, फिर किस दिन बातें करेंगे इस जी। उस पर बाकायदा लोग ज़ाहिर डिग्रीज करते हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यासिर उमर का है, कहते हैं मैं एक मल्टीनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूं, हमारी प्रोडक्ट होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। अब गुजारिश ये है कि उसी नाम की मार्केट में 2 नंबर प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, इसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं? देखिए, इसकी शिकायत जो है वो अब 2 जगहों पे हो सकती है। एक तो कर सकते हैं आप उनके ऊपर वो जो कॉपीराइट वाले हैं ना जी जी, उनको आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं होती, वो इम्पोज नहीं कर पाएंगे, छापे नहीं मार पाएंगे। फिर पूछोगे कि छापे कौन मार पाएंगे? छापे मार पाएगी पंजाब फूड अथॉरिटी। तो चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि ये नहीं में लूटी गई, हम लूटे गए, मारे गए, हमारी जो चीजें हैं वो चोरी होकर बिक रही हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर बह जाए। कवानीन तो हमारे यहाँ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू आता है। तो वो आप जो हैं उनको पंजाब फूड अथॉरिटी वाले तो पहले बहाने लब रहे हैं कहीं पे छापा मारने के मिले, ठीक है, तो उन्हें कहें जी मीडिया में साथ लेके ले आऊंगा, आप छापा मारने वाली की बात करें। तो मीडिया को भी फिर एडवर्टीजमेंट के नाम के ऊपर कुछ दे दिला के साथ ले चलें और फिर वहां पे वो देखें कैसे डस फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश वगैरह सब कुछ चलता है। राइट। सनी पूछते हैं दादाजी दीवान, लेकिन नहीं, आपने वो जो मोहसिन साहब हैं, यार क्या नाम है उनका, बहुत भट्टी साहब, मोहसिन भट्टी साहब बड़ी मुछ वाले हैं, फूड पे उन्होंने बहुत काम किया, अल्लाह उन्हें खुश रखे, ठीक है। एक ये भी तरीका है, मोहसिन भट्टी साहब के कान में फूक मार ले, फिर पट्टी पे आ जाने ते बट पे आ जाने। ओ है जी, मोहसिन भट्टी साहब ने इसके ऊपर बाकायदा जिहाद शुरू कर रखा है। ये सब स्टैंडर्ड और काउंटर फीट प्रोडक्ट जो हैं, फूड प्रोडक्ट और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में डंप हो रही हैं,
वो उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जी राइट। सनी पूछते हैं दादाजी दीवान सलमान किस चीज का प्रोजेक्ट था और ये खत्म करवाने का जिम्मेदार कौन है? मैन मेड फाइबर था जी, ये मैन मेड फाइबर, ये जो आर्टिफिशियल फाइबर नहीं होता दुनिया के अंदर, इस वक्त मैन मेड फाइबर की कंजम्पशन जो है वो मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा % हो चुकी हुई है। इंसान का बनाया हुआ फाइबर, ये जो नेचुरल फाइबर है कॉटन, ये तो कुदरत का बनाया हुआ है ना, जो इंसान का बनाया हुआ है ये पेट्रोलियम की बाई प्रोडक्ट से बनता है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ICI बनाता है, ये सबसे पहला प्रोजेक्ट वही है। उसके बाद ये था दीवान सलमान, धान से दीवान सलमान हुआ था, फिर उन्होंने 5 प्रोडक्ट लाइन कर ली थी। और उसके बाद फिर इब्राहिम फाइबर, शेख मुख्तार साहब अपने अलाइड बैंक वाले, मियां मंशा साहब के पार्टनर जिन्होंने MCB लेने में मियां साहब को हेल्प आउट की थी जी, तो मियां साहब ने कहा था बिरा फिर तुम ही एक बैंक चुक रहा है। तो वो फिर जब अलाइड प्राइवेटाइज हुआ तो शेख मुख्तार साहब ने ले लिया था और मियां मंशा साहब ने उनको हेल्प आउट किया था उसमें, ये वो वाले। तो वो अब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मैन मेड फाइबर बनाने वाले जो हैं वो पार्टी बन चुकी है। तो ये जी लेबर प्रॉब्लम की वजह से बंद हुआ था। बहुत सारी इसके बारे में दास्तानें हैं। लोग अपना गवर्नमेंट का CSS का कैरियर छोड़ के यहाँ पे आए थे और किसी ज़माने में ये पाकिस्तान की और इस इलाके की बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन 5000 बंदा जहाँ पे एम्प्लॉय हो या डायरेक्ट, वो बड़ी कंपनी होगी ना, लेकिन वहाँ पे जो था लेबर ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किए थे। जी दूसरी बात सनी ने पूछी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस में कौन सा गलत ऑर्डर पास कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत ऑर्डर पास नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये केस जो है ये टेकअप होने के काबिल ही नहीं है, टाइम बार्ड मेरिट के ऊपर तो हम बात बाद में करेंगे, ये टाइम बार्ड है जी। टेक्निकली नॉकआउट किया था। ज्यादा मुनासिब होता मेरी राय में, मेरी राय गलत भी हो सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट उसके मेरिट को भी डिसाइड कर देते वंस फॉर ऑल। कल को फिर कोई अपनी मर्जी का आ जाएगा तो वो खोल लेंगे फिर केस को। जाहिद इकबाल पूछते हैं दादाजी मैंने सुना है कि FBR और FIA बिजनेस कम्युनिटी को हैंग करेंगे उन लोगों को जो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, यानी हैंग करेंगे तो नहीं, मतलब पकड़ दकड़ वाली बात पकड़ेंगे। कहते हैं दादाजी इसका मतलब है अनलिमिटेड करप्शन। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह तो नहीं होता, टैक्स नहीं मिलता। सारी बातें छोड़ें, फैसला कितना हैंडसम है अब ये देखें। हैंडसम बहुत लगता है वैसे, ठीक है। तो इस तरह की अहमकाना बातें जो है ना जी हर दौर में होती रही हैं। मैं आपसे अर्ज करता चलूं बड़ी माजरत के साथ, मुझे याद है मुशर्रफ साहब नए उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया था और जो था ना गवर्नर हाउस पंजाब में, उन्होंने ताजरों की एक मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग से पहले उन ताजरों को चंगी तरह फेंटा लगा के तो हुकूमत की हमायत के लिए राजी किया जा चुका था, ठीक है। ये वही पार्टी का फेंट है जो कि अपने राणा सनाउल्लाह को भी लगा था, ठीक। तो उनको राजी किया जा चुका था जी इसके ऊपर। तो वहाँ पे एक साहब ने, जो कि जाहिर है कि फिर बात करते हुए फिर डर ही लगता है कि वो थे उसमें वर्दी में थे, तो तजवीज़ उनकी तरफ से लाजवाब तजवीज़ पेश हुई कि जनाब टैक्स लगाने का सीधा सा फार्मूला है, जाके दुकान की मेजरमेंट करें, जितने स्क्वायर फीट की दुकान हो उतना टैक्स लगा दें। सही है, ठीक है। हाँ। और वहां पे जितने भी हम जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो हंस के सीटों से नीचे गिर गए कि यार देखें इस बंदे का विजन कमाल का है, आप अंदाजा करें। तो वो फिर वकील अहमद खान साहब एक उस वक्त चेयरमैन CBR थे या मेंबर FBR थे, मेरा ख्याल है मेंबर FBR थे, वो फिर पढ़ गए बेचारे उनको उन्होंने खुद कुछ हमला कर दिया। उन्होंने कहा जरा थोड़ा काम नहीं कर दे क्यों पे, ठीक है। उसके बाद फिर उनको एहतियातन अलग कर दिया गया वहां से और उन्हें वजारत हज में भेज दिया गया, लेकिन वो बड़े बड़े कमाल के थे, ठीक। तो लोग इस तरह भी अपने आप को अक्ल कुल समझ लेते हैं कि उन्हें सब आता होता है। तो हम बड़े एहतियात और मोहतात अंदाज में इसके अलावा और क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं जी। समेटे गुफ्तगू ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई खबरों तबसरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने करम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये खुशियाँ, ये त्यौहार
बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस, मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।